एब्डोमेन में। अच्छा, एब्डोमेन में हमारे पास क्या है? अच्छा, ये वाला स्लाइड जो है ना, तो इस पे बिल्कुल एक भी ग्रुप जॉइन ना करो। आप तो कह रहे हो 1 या 2, मैं तो कहता हूँ 1 भी जॉइन ना करो। हाँ, बस अगर आप 1-2 करना चाहते हैं तो इट्स ओके, लेकिन बस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दे विल क्रिएट अ मिस इन योर माइंड। सर आपको बिल इस तरह फ़ील कराएँगे कि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर बिल्कुल यही है। जब एंड में रिकॉल्स की वो जो ग्रुप बन रहे होते हैं ना, हम 6-7 ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, उल्टे-सीधे एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। हमें हैरान होता है कि हमारा यस, कुछ गलत है या उनका गलत है। उधर से हम स्ट्रेस में मैं हो अभी जाते हैं सर, उसी एक दिन में। ब बस मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि वहाँ से ही आप लोग अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हो और फिर चीज़ें नहीं सँभलती। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस जो है ना, आपको जो चीज़ लगती है कि ये आपका कॉन्फिडेंस शेक आउट करेगा, तो फिर 2 चीज़ें होनी चाहिए। या आपका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आपको शेक आउट नहीं करे, या आपको उसके करीब ही नहीं जाना चाहिए। सिंपल इज़ दैट। मेरे पास अपना कॉन्फिडेंस है, मैं देख लूँगा। ठीक है, चल। ये सारा गेम जो है ना, ये सीपीएसपी का, ये आप लोग अभी 45 लोग हो ना, ये मेरे मुझसे लिख के ले लो। सीपीएसपी का जो गेम है ना, तो वो माइंडसेट का है कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो, आप मेंटली कितना कॉन्फिडेंट हो अपने पॉइंट पे, अपने नॉलेज पे। क्योंकि कोई एक चीज़ कहेगा, कोई दूसरा चीज़ कहेगा। आप अपने पॉइंट पे कितना कॉन्फिडेंट हो। मैं इसलिए ज़्यादा अपने पॉइंट्स चेंज भी नहीं करता। जब तक मैं बिल्कुल मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाला बंदा मुझे ना मिले। अब मैं आप लोगों को पॉइंट करवा रहा हूँ ना, और मुझे कोई कहे कि सर ये इस तरह है। मैं कहूँगा कि नहीं, कहाँ से? किस तरह? क्यों? ठीक है? जब मैं पॉइंट्स को नहीं देखता, ना मैं उसकी किताब को सुनता हूँ। मैं उसकी कॉन्फिडेंस लेवल पे देखता हूँ कि इसने ने इस पॉइंट पे कितना सर्च आउट, किस तरह से ये इतना कॉन्फिडेंट है। हाँ, यस, इट इज़ द गेम ऑफ नर्व्स। ठीक है? सारा गेम ही है माइंड का। अच्छा चलो, एब्डोमेन में आते हैं, ठीक है? पहले हाँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास होता है सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास होता है सुपरफिशियल फेशिया, फिर इसके बाद हमारे पास होता है डीप फेशिया, ठीक है? सुपरफिशियल फेशिया को जो है, तो हमने 2 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास स्किन होता है, अगर सच सच है। फिर इसके बाद हमारे पास होता है सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है? फिर होता है हमारे पास डीप फेशिया, फिर हमारे पास होते हैं मसल, ठीक है? फिर होता है हमारे पास ट्रांसवर्स फेशिया, फिर हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पेट, और फिर पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है? सबसे पहले वही चीज़ें हैं ना जो मैंने आप लोगों को हर कंपार्टमेंट में करवाई थी जनरल एनाटॉमी में। स्किन होता है, फिर होता है स्किन होता है, सुपरफिशियल फेशिया होता है, डीप फेशिया होता है, ठीक है? फिर मसल होते हैं, फिर ट्रांसवर्स फेशिया होता है, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट होता है, और फिर पैराइटल पेरिटोनियम होता है, ठीक है? अच्छा, अब जो सुपरफिशियल फेशिया है ना, तो उसको हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है। सुपरफिशियल फेशिया को हमने कितने में डिवाइड किया हुआ है? सुपरफिशियल फेशिया को हमने अच्छा, ठीक है। चलो, तो हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया को हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है। द वन इज़ कॉल्ड स्कार्पा फेशिया, ठीक है? स्कार्पा फेशिया, एंड द सेकंड वन इज़ का सॉरी, द वन इज़ कॉल्ड केम्पर फेशिया, एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड स्कार्पा फेशिया, ठीक है? तो आप इसको देखें, तो ये हमारे पास स्किन था, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास ये है केम्पर फेशिया, ये वाला, ठीक है? अब केम्पर फेशिया को जो है, तो हम पेटी फेशिया भी कहते हैं। इसको हम पेटी फेशिया भी कहते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास ये है स्कार्पा फेशिया। ये हमारे पास है स्कार्पा फेशिया। स्कार्पा फेशिया को हम
मेम्ब्रेनस लेयर भी कहते हैं। स्कार्पा पेशिया को हम मेम्ब्रेनस लेयर भी कहते हैं। फिर ये इसके बाद हमारे पास हो गया डीप फेशिया। फिर हमारे पास ये हो गया एब्डोमिनल वॉल या मसल। फिर ये हमारे पास ये ग्रीन वाला हो गया ट्रांसवर्स फेशिया। फिर इसके बाद हमारे पास ये येलो वाला हो गया एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट। और फिर हमारे पास हो गया पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। लाइक हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया है, उसको हमने दो में डिवाइड करते हैं। द वन इज कॉल्ड स्कार्पा फेशिया, जिसको हम मेम्ब्रेनस लेयर भी कहते हैं। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड केम्पर फेशिया, जिसको हम वो भी कहते हैं फेटी फेशिया। ठीक है। अच्छा, अब मेरे एक और पॉइंट को सुने ना, एक और पॉइंट को सुने। वो ये है ना, लाइक ये वाला स्लाइड जो है ना, ये हम 2-3 दफा करेंगे। ठीक है। तो अभी से अच्छा सा समझ लो ना, ताकि मुझे आगे से इसको इजी हो जाए। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जो स्कार्पा फेशिया था, स्कार्पा फेशिया का दूसरा नाम क्या था? इसको थोड़ा सा इस तरह पढ़ेंगे ना, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग इसको नोट कर रहे हैं। स्कार्पा फेशिया का दूसरा नाम क्या था? मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो स्कार्पा फेशिया है, जो उसका मेम्ब्रेनस लेयर है, ठीक है, तो वो हमारे पास, उसको हम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम देते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट जगहों पे उसको डिफरेंट नाम देते हैं। ठीक है। लाइक हमारे पास जो हम इसको स्कार्पा फेशिया को हम किधर हम इसको पिरीनियम में, हम इसको पिरीनियम में कोलिस फेशिया कहते हैं। हम इसको पिरीनियम में क्या कहते हैं? कोलिस फेशिया। ठीक है। हम इसको स्क्रूटम में क्या कहते हैं? डॉर्टस फेशिया। और हम इसको पीनस में क्या कहते हैं? सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पीनस। ठीक है ना? इट्स क्लियर। अच्छा, तो ये स्लाइड में बस, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। हमारे पास सबसे पहले स्किन होता है, फिर सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर डीप फेशिया होता है, फिर एब्डोमिनल वॉल होते हैं, फिर ट्रांसवर्स फेशिया होता है, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पेट होता है, और फिर पेराइटल पेरिटोनियम होता है। सुपरफिशियल फेशिया को हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। द वन इज कॉल्ड केम्पर फेशिया, जिसको हम फेटी फेशिया भी कहते हैं। द अदर वन इज कॉल्ड स्कार्पा फेशिया, जिसको हम मेम्ब्रेनस लेयर भी कहते हैं। ठीक है। और हमने ये कहा कि स्कार्पा पेशिया को हम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम देते हैं। लाइक हम पीरिनियम में स्कार्पा पेशिया को कोलिस फेशिया कहते हैं, स्क्रूटम में हम उसको डॉटस फेशिया कहते हैं, और पीनस में हम इसको सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पीनस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये वाला क्लियर हो गया ना, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड को जाते हैं। चलो, अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें ना, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। अब आप देखें, तो ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। एक मिनट वेट कर।
अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे पास है अच्छा, अगर बीच में जो है तो अगर हमारे पास टाइम इतना हो कि अगर क्लास जो है तो वो लाइक बंद हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि यूपीएस जो है तो वो खत्म हो गया है, अनएक्सपेक्टेडली बंद हो गया। तो अगर हमारे पास 10 10 टू 20 मिनट्स हो, तो फिर क्लास को एंड समझे और अपने नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें, जो डबल ए की होगी 4 बजे। ठीक है? तो लाइक फिर मैं मेरा इंटरनेट नहीं, नहीं, अच्छा हो गई है, तो फिर तो ये तो हमारे वारे नहीं आ रहे, फिर दवा करो कि क्या है? अच्छा, फिर तो दुआ करो कि बिजली ना जाए, ठीक है? तो उसको मतलब आप ठीक है, अगर इस लाइक मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, अगर अनएक्सपेक्टेडली बंद हो गया, तो फिर अभी अगर क्लास नहीं होनी तो फिर तो मैं जॉइन कर लूँगा, ठीक है, फिर सही है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? बस अनएक्सपेक्टेड बंद होने का मतलब ये है कि यूपीएस खत्म हो गया और मैं अभी कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ। इट्स मीन लाइक दैट, ठीक है? तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अच्छा, तो हमारे पास रेक्टस शीट जो है तो वो होता है, ठीक है? तो रेक्टस एब्डोमिनस जो है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है, ठीक है? रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है तो ये एक दूसरे के साथ मिड लाइन पे जॉइन होता है, जिसको हम कहते हैं लीनिया एल्वा, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास ये सबसे पहले जो है तो वो कौन से मसल होता है? सबसे पहले हमारे पास होता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, सबसे पहले ये होता है, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास होता है एक्सटर्नल। अच्छा, क्या हुआ? क्या हुआ? सीपीएचपी क्या हुआ? नहीं, 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 इस तरह नहीं गया हूँ। इतना जल्दी नहीं जाऊँगा। ऐसा ना हो, इतना जल्दी नहीं जाऊँगा। मैंने सारे लाइट्स बंद किए हुए हैं। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये होता है एक्सटर्नल ओब्लिक। आप लोगों ने इस बार नज़र नहीं आता कि ये म्यूट अनम्यूट है? इस पे देखना है ना? अगर ये नहीं है तो लाइक और फिर मैं चला गया तो इट्स मीन के मैं वड़ गया। अच्छा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हमारे पास होता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ठीक है? एक्सटर्नल ओब्लिक जो है और फिर इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल ओब्लिक। एक्सटर्नल ओब्लिक होता है, फिर आता है इंटरनल ओब्लिक और फिर आता है ट्रांसवर्स एब्डोमेन और फिर जो है तो हमारे पास होता है रेक्टस एब्डोमेन, ठीक है? 2-3 पॉइंट देखने हैं ना? तो हमारे पास जो एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक है, तो वो हमारे पास पोर्स एक्सपायरेशन के में हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक जो है तो वो हमारे पास पोर्स एक्सपीरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? और जो ट्रांसवर्स एब्डोमेन है तो वो हमारे पास डिप्रेस रिब्स करते हैं। ट्रांसवर्स एब्डोमेन जो है तो वो हमारे पास डिप्रेस रिब करते हैं, ठीक है? और एक लास्ट पॉइंट इस स्लाइड में, जो हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक है, जो हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक है, तो वो ऊपर कौन से मसल के साथ इंटरडिजिटेट होता है? तो ये हमारे पास इंटरडिजिटेट होता है टू सेरेटस इंटीरियर। Right. Yes.
ठीक है। और फिर आप लोगों को ये पता होगा कि हमारे पास जो ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, तो ये हमारे पास कौन बनाता है? इट इज फॉर्म बाय द प्री इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक एपिनेरोसिस। ठीक है। अच्छा, सेरेटस इंटीरियर वाला पॉइंट, एक्सटर्नल ओब्लिक जो है ना, तो वो हाथ मिलाता है, हाथों में हाथ देता है सेरेटस इंटीरियर को। ठीक है। चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है, मैंने आप लोगों को इंटरकॉस्टल नर्व करवाए थे ना, याद आ रहा है कि नहीं? तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास जो अच्छा, फिर से रिपीट करो। हमारे पास जो एक्सटर्नल एपिन्यूरोसिस वाला, अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे पास जो इंग्वाइनल लिगामेंट है, तो वो हमारे पास बनाता है प्री मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। बस। चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है इंटरकॉस्टल नर्व। ठीक है। तो इंटरकॉस्टल नर्व जो है, तो वो हमारे पास T1 से लेकर T2 तक हम जो है T1 एंड T2 जो है, तो अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। याद है ना? जो T3 और T6 है, तो वो किसको करता है? तो वो टोरिक्स रीजन को करता है। और आप लोगों को मैंने कहा था कि हमारे पास ये देखे ना, ये थ्री T3 टू T6 जो है ना, तो ये टोरिक्स के हैं। और T7 से लेकर T7 से लोअर फिफ्थ थे, लोअर सिक्स नहीं थे, फिफ्थ। हाँ, सिक्स भी कह सकते हो, लाइक 12 को हम सबकॉस्टल कहते थे ना। तो जो हमारे पास जो लोअर सिक्स है ना, तो इसको हम टोरेको एब्डोमिनल नर्व्स कहते हैं। टोरेको एब्डोमिनल नर्व। तो उसमें जो T7 है, तो वो जिपाइड प्रोसेस के लिए है। ठीक है। जो T10 है, तो वो हमारे पास अम्बिलिकस के लिए है। ठीक है। और जो हमारे पास T12 है, तो हम उसको सबकॉस्टल नर्व कहते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है, तो वो ये होता है कि हमारे पास ये इंग्वाइनल लिगामेंट है ना। ठीक है। ये इंग्वाइनल लिगामेंट है ना। ठीक है। तो इसके करीब कौन सा नर्व होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट के करीब कौन सा होता है? तो ये दो होते हैं। द वन इज कॉल्ड इलियो हाइपोगेस्ट्रिक एंड द अदर वन इज कॉल्ड इलियो इंग्वाइनल। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट जो है, तो वो इलियो इंग्वाइनल होगा। ये देखिए, हमारे पास ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, और ये इसके साथ हमारे पास इलियो इंग्वाइनल है, जो L1 पे होता है। ठीक हो गया? ये नर्व्स क्लियर हो गए T1 से लेकर आप टू L1। चलो, गुड हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे लाइक दूसरा डायग्राम भी होना चाहिए था। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे रेक्टस एब्डोमेन, सॉरी, हम करेंगे रेक्टस शीट। ठीक है। रेक्टस शीट को मैं आप लोगों को तो थोड़ा आइडिया दे चुका हूं कल ना। मैंने आपको कहा था कि रेक्टस शीट हमारे पास होती है, जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल को इनक्लोज करती है। ठीक है। अब उससे पहले कि मैं आप लोगों को रेक्टस शीट कराऊं, तो उससे पहले आप लोगों ने एक लाइन याद करनी है, एक वर्ड, जिसको हम कहते हैं आर्कुएट लाइन। तो जस्ट का पॉइंट। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। जो हमारे पास आर्कुएट लाइन को आप लोगों ने नोट करना है, आर्कुएट लाइन। ठीक है। आर्कुएट लाइन। अच्छा, आर्कुएट लाइन क्या चीज है? पहले बस इसको देखें ना, बस बाकी में रेक्ट शीट पे हम आ जाएंगे। ये हमारे पास इस जगह पे होती है। ठीक है। ये इस जगह पे होती है। सॉरी, ये हमारे पास कहां पर होती है? ये जो है ना, तो ये हमारे पास आर्कुएट लाइन है। ये एक इमेजिनरी लाइन है बिटवीन द सिम्प्लिसिस प्यूबिस एंड एम्बेलिकस। ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है ना, कि इससे ऊपर रेक्टस शीट एक तरह की होती है, और इसके नीचे रेक्टस शीट दूसरी तरह की होती है। ठीक है। अगर कोई लाइक बिल्कुल रीड ही करना चाहे, तो इट्स लाइक दैट कि आर्कुएट लाइन, आल्सो नोन एज सेमी सर्कुलर लाइन ऑफ डॉगलस,
is a curved line found posteriorly to rectus abdominis muscle bilaterally between the umbilicus and symphysis pubis. This anatomical finding may not always be present and at exact position may vary. ठीक है, अच्छा, ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमारे पास आर्कुएट लाइन के अबव क्या सीन है और बिलो क्या सीन है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, ये एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारे पास इंटरनल ओब्लिक है और ये हमारे पास ट्रांसवर्स मसल है और फिर इसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स फेशिया है, ठीक है। तो मैं इसको अभी कलर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक जो है, ये हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक जो है, तो ये हमारे पास ये जा रहा है और ये हमारे पास इस तरह सामने आता है, इस तरह, ठीक है। और रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करता है इस तरह। इस दूसरे साइड से भी ये इस तरह आता है और मिड में हमारे पास लीनिया एल्बा होता है। फिर एक्सटर्नल ओब्लिक के आने के बाद हमारे पास क्या होता है, फिर इसके बाद हमारे पास इंटरनल ओब्लिक जो है ना, तो वो आता है ये येलो वाला इंटरनल ओब्लिक। लेकिन ये क्या करता है, ये दो लेयर में डिवाइड हो जाता है। एक ये इंटीरियरली जाता है और इस तरह आता है, और एक जो है तो ये पोस्टीरियरली जाता है और इस तरह आता है। ये अबव द आर्कुएट लाइन है, ठीक है, अबव द आर्कुएट लाइन। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास ये आता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल और वो पूरा का पूरा पोस्टीरियरली जाता है। और फिर इसके बाद हमारे पास होता है ट्रांसवर्स फेशिया, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताए कि हमारे पास जो रेक्ट शीट का इंटीरियर वो है, तो वो कौन बना रहा है अबव द आर्कुएट लाइन। तो वो बना रहा है हमारे पास द एक्सटर्नल ओब्लिक एपिनेरोसिस इन द इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल ओब्लिक, ठीक है। और पोस्टीरियरली कौन बना रहा है, पोस्टीरियरली कौन बना रहा है, तो पोस्टीरियरली हमारे पास बना रहा है इंटरनल ओब्लिक का पोस्टीरियर डिवीजन, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल एंड ट्रांसवर्स फेशिया, ठीक है। चलो, अब हमारे पास बिलो द आर्कुएट लाइन क्या सीन है। बिलो द आर्कुएट लाइन सीन जो है ना, तो वो इस तरह है कि हमारे पास ये इस तरह, ये हमारे पास हो गया एक्सटर्नल ओब्लिक, फिर ये हमारे पास हो गया इंटरनल ओब्लिक, ठीक है। और फिर ये हमारे पास हो गया ट्रांसवर्स फेशिया, ट्रांसवर्स मसल, ठीक है। और पोस्टीरियरली जो है तो वो हमारे पास सिर्फ ट्रांसवर्स फेशिया जाता है, ठीक है। अब आप लोग डिफरेंस नोट कर रहे हो कि डिफरेंस में हमारे पास क्या है, ये कि हमारे पास बिलो द आर्कुएट लाइन इंटीरियरली कौन बना रहा है, तीनों फेशियास। और पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है, पोस्टीरियरली हमारे पास सिर्फ ट्रांसवर्स फेशिया रह जाता है बिलो द आर्कुएट लाइन। अच्छा, डॉक्टर तुबा मैं ये कह रहा हूँ कि बिलो द आर्कुएट लाइन जो है, तो इंटीरियरली जो है ना, जो मसल के एपिनेरोसिस थे ना, तो वो तीनों के तीनों एपिनेरोसिस वो सामने चले जाते हैं। पोस्टीरियरली कोई भी मसल का एपिनेरोसिस नहीं आता, बल्कि पोस्टीरियरली सिर्फ हमारे पास ट्रांसवर्स फेशिया रह जाता है। हाँ, इसके एमसीक्यूज किस तरह आएंगे, वो इस तरह आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डजंट फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स फेशिया बिलो द आर्कुएट लाइन। या वो इस तरह दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस बिलो द आर्कुएट लाइन। और वो आपको चारों का नाम दे देंगे, तो आप कौन सेलेक्ट करोगी। सवाल को समझ आ गई। लाइक मैं पूछ रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द रेक्टस शीट बिलो द आर्कुएट लाइन, और वो आपको चारों में का ऑप्शन दे दे।
तो आप 1 करोगी और जो हमारे पास होगा ट्रांसवर्स फेशिया। इस तरह के मतलब लाइक एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है ना? या वो इस तरह पूछ सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फॉर्म द इंटीरियर सरफेस ऑफ द रेक्टस शीट अबव द आर्कुएट लाइन। ठीक है? तो फिर आप लोगों को याद होना चाहिए कि इंटीरियर डिवीजन है, आप इंटरनल ओब्लिक भी है। ठीक है? अच्छा, चलो। अच्छा, फिर आप लोगों को मैंने एक पॉइंट कही थी, आप लोगों को मैंने एक पॉइंट कही थी जो थी हमारे पास अ, जो थी हमारे पास उम, आप लोगों को याद आ रहा है ना? हमारे पास यहाँ पे एक एनास्टोमोसिस थी। यहाँ पे हमारे पास एक एनास्टोमोसिस थी, ठीक है? जो हमारे पास कहाँ से आ रही थी? हमारे पास सबसे पहले सबक्लेवियन आर्टरी थी, फिर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी थी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी 2 में डिवाइड हो गई थी। द वन इज़ कॉल्ड मस्कुलोपेनिक आर्टरी एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है, तो वो हमारे पास रेक्टस शीट में इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस होती है और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है, तो वो एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है। ये मैं डीपली करा चुका हूँ। लाइक अभी मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है? अच्छा, जो एमसीक्यूज़ पॉइंट है ना, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एमसीक्यूज़ पॉइंट है, वो उसको सुनें। अगर हमारे पास वो एमसीक्यूज़ इस तरह कहते पूछते हैं ना कि हमारे पास क्या था? हमारे पास जो है सर्जन जो है तो ऑपरेशन सर्जरी कर रहा था और उसने सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को जो है ना, तो उसको डैमेज कर दिया है। लेकिन फिर भी हमारे पास रेक्टस मसल की नेक्रोसिस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? हाँ, यस, बस। अच्छा, फिर ल ओ सर जिन लोगों ने लास्ट सेशन में जॉइन किया है, उनको नहीं आता ये सर। डॉक्टर मरियम मुझे इसका आइडिया नहीं है। लाइक मुझे इसका नहीं पता। ठीक है, आप डॉक्टर हमज़ा से डिस्कस कर लें। अच्छा, लास्ट सेशन का मतलब क्या है? लाइक लास्ट सेशन का मुझे आप कौन से सेशन की बात कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अच्छा, एक और पॉइंट आप देखें ना, एक और पॉइंट। एक और पॉइंट जो है, तो वो ये है हमारे पास कि अगर वो आपसे पूछे कि हमारे पास रेक्ट शीट में जो है ना हेमाटोमा हो गई है। हेमाटोमा हो गई है, ठीक है? रेक्टस शीट में अगर हेमाटोमा बन जाए तो वो किसकी वजह से होगी? अच्छा, जो सेकंड मार्च से जिनकी क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, तो नहीं, अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो गई तो आई डोंट थिंक कि वो रिपीट होगा, ठीक है? लेकिन फिर भी आप डॉक्टर हमजा से बात करें, ठीक है? अच्छा तो हमारे पास अगर रेक्टस शीट में हेमाटोमा हो जाए, रेक्टस शीट में हमारे पास हेमाटोमा हो जाए, तो वो किसकी वजह से होगा? तो इट इज़ ड्यू टू इंफीरियर उसकी ब्लीडिंग सोर्स क्या होगी? उसकी ब्लीडिंग सोर्स जो है, तो वो होगी हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, ठीक है? चलो, अब आप लोगों ने जिसके पास नसीम शहजाद नहीं है और तो वो रिक्त शीट वाले पॉइंट्स और फिर ये ये हेमाटोमा, दोबारा रिपीट ये जो सारी आखिरी चीज़ें पॉइंट इन बताया है वेन का। जी, सर ये वेन वाला पॉइंट दोबारा बताना सर, ये मैं हीमाटोमा ये वाला। कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर रिक्त शीट में हेमाटोमा बन जाए और आपसे उसका ब्लीडिंग सोर्स पूछे, तो इट्स विल बी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, ठीक है? मोस्ट कॉमनली,
ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है ना, तो ये रिक्त शीट के बारे में जो-जो भी बातें मैंने की, वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है? चलो। अगर किसी के पास नसीम शहज़ाद है, वो तो रीड करवा दे, अगर नहीं है, तो बस वो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसको रीड कर ले। अच्छा, अब क्या है हमारे पास? अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये एब्डोमेन के मसल जो है ना, तो ये थोड़ा-सा और डिटेल में आप लोगों को हाइलाइट करवा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी नहीं अभी थोड़ा-सा वेट करूँगा, चलो, अभी थोड़ा-सा वेट करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को ये एब्डोमेन के मसल जो है, अच्छा, रिक्त शीट में 2 मसल आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि एनक्लोज़ होते हैं। रिक्त शीट में हमारे पास 2 मसल एनक्लोज़ होते हैं, एक तो रेक्टस एब्डोमिनस हो गया, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? जो हर किसी में नहीं होता। जो दूसरा जो है, तो वो हमारे पास पैरामिडेलस है, पैरामिडेलस, ठीक है? और ये इस तरह का मसल है, ठीक है? ये ग्रीन वाला, और ये ज़्यादा लोगों में नहीं होता, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या सीन है? अच्छा, चलो, अब जो है हम क्या करने वाले हैं? अच्छा, अब आप लोगों ने जो है ना अपना माइंड और बातें जो है ना, तो मेरे गौर से सुनने हैं, और डॉक्टर सारा जो आज नहीं है, तो उसने मुझे कहा था कि सर आपने इस तरह कहना है कि मैं पूछूँगा आप लोगों से, ठीक है? तो मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से फिर पूछूँगा भी, ठीक है? क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इससे मुझे पता है कि आप लोगों को ये शायद आता होगा, ठीक है? और अच्छा आता होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के लिए और आसान करूँ, ठीक है? अच्छा, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, ठीक है? जिसको कहते हैं हेज़लबर्ग ट्रायंगल, हेज़लबर्ग ट्रायंगल। अच्छा, अब हेज़लबर्ग ट्रायंगल हमारे पास क्या है? हेज़लबर्ग ट्रायंगल जो है, तो वो हमारे पास वीक पॉइंट है, ठीक है? अगर हम आज जो है ना, तो यहाँ तक कर लें ना, तो स्टमक से, तो फिर भी 1 दिन में नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा। स्टमक तक हम आ जाए। हमारा एक यूपीएस जो है ना टूँ-टूँ कर रहा है, अब इसके साथ मैं क्या करूँ? 1 मिनट। कुछ भी नहीं हो सकता इसके साथ अभी, ठीक है? तो क्लास अभी आज के लिए एंड हो गई, ठीक है? तो कल करेंगे, ठीक है? चलो, कल मिलते हैं। कल मैं